हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के सेकंड चैप्टर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स टर्म को, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाले इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यह चैप्टर मैं आपके सामने 3 पार्ट में लेके आऊंगा। फर्स्ट पार्ट जो आपके सामने आज हम लेके आ रहे हैं, इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे और जो रैखिक समीकरण है, जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, इनको सॉल्व करने का जो पहला तरीका आज के पार्ट में बताया जाएगा। नेक्स्ट 2 पार्ट जल्दी आपके सामने आएंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा चैप्टर है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, अर्थात जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के। तो थोड़ा पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं, ये एक्चुअली है क्या। इसमें वर्ड आ रहा है आपका लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन मींस दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये एक्चुअली है क्या? रैखिक समीकरण मींस वह समीकरण, वह इक्वेशन जिसमें जो है आपके पास दो वेरिएबल्स होंगे। माने आपके पास किसी कोई एक वेरिएबल से नहीं बनेगी बात, इसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। जैसे आपके पास मान लिया जाए x + y = 6 है, तो ये आपके पास लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हो गई। पेयर मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन बना देता हूँ, 2x - y = मान लीजिए 8 हो गया, तो इतना मान लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो ये आपके पास है दोनों, तो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन है लीनियर फॉर्म में है और पेयर फॉर्म में है। तो ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन होगी ऑफ टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स में इसमें दो चर राशियां हो गई, ठीक है ना। और चर राशि आप जानते हैं, वेरिएबल टर्म आप जानते हैं, जिनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है, जिनकी वैल्यू जो है वेरीज होती रहती है, इसीलिए वेरिएबल कहलाते हैं। ओके, चर राशि कहलाती है। तो अब आप देखिएगा इसके अंदर, जैसे मैंने आप कहा कि ये लीनियर है लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? माने वह इक्वेशन जिसका कोएफिशिएंट जो है वो क्या हो, रेशनल फॉर्म में ना हो। कोएफिशिएंट मींस जैसे इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, गुणांक माने कितना है, इसमें 2 है, इसमें x y का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है, इसमें y का कोएफिशिएंट क्या है, +1 है, इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, +1 है। माने x का गुणांक क्या है, +1 है, y का गुणांक क्या है, +1 है, ठीक है नहीं। तो ये जो है आपके लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं इसी इक्वेशन को इस ढंग से लिख दूं 2/3 और इस ढंग से लिख दूं, तो ये लीनियर फॉर्म में नहीं है। क्लियर है? तभी इसका जो कोएफिशिएंट है किस फॉर्म में है, रेशनल फॉर्म में हो गया। तो इसको पहले हमें लीनियर फॉर्म में चेंज करना होगा। लीनियर फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं? पहले हम इसको क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ओके, एलसीएम लेकर के फिर हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे अगर मुझे इसी को जो है लीनियर फॉर्म में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे? तो देखिएगा 2/3 है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपके डिनोमिनेटर में भी, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे इसमें y/6, तो इसको 6 ही रहने दीजिए, क्योंकि 3 और 6 का एलसीएम क्या हुआ, 6 हुआ, =8। इसको सॉल्व करिएगा तो 4/6x - y/6 = 8। तो ये हो गया आपके पास 4x - y/6 = 8। इस 6 को आप लेफ्ट से राइट लेके जाइए, तो क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया 4x - y = 8 × 6 कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 4x - y = 8 × 48। तो ये आपके पास लीनियर फॉर्म हो गई। ये क्लियर हो गई। तो इस ढंग से हम इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में चेंज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो आता है वो क्या है, जिसपे हम आज का जो हमारा वीडियो पूरा जिस पर डिपेंड है, वो ये है कि इन लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करें। ओके, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ग्राफिकल मेथड और सेकंड है हमारे पास एल्जेब्रिकल मेथड। माने एक ग्राफिकल मेथड है, दूसरा आपके पास है बीजगणितीय विधि मींस एल्जेब्रिक मेथड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो थोड़ा मैं बता दूं आपको। जो आपका ग्राफिकल मेथड है उसमें हमें इस x और y की जो वैल्यू जो है ग्राफ मेथड से निकालेंगे, और एल्जेब्रिक मेथड में क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर होगी। आज हम बताएंगे आपको ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है और कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको हम जानेंगे। तो एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको ये बताता हूं। तो एग्जांपल देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखिएगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ग्राफिक निरूपण विधि से मैं आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु फाइंड करनी है। चलो देखिएगा, इस पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पूछा जा रहा है आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु पूछ रहे हैं। तो पहले हम मान लेते हैं, मान लें कि हमें आफ्ताब की आयु है हमारे पास f। हमने आफ्ताब को मान लिया x। ओके, हमने क्या मान लिया आफ्ताब को, हमने आफ्ताब को मान लिया x और उसकी पुत्री को हमने मान लिया y। ओके, अब जो प्रश्न कह रहा है वैसा करता चलते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, देखिएगा। प्रश्न कह रहा है हमारे पास कि आफ्ताब पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व
आफ्ताब की उम्र कितनी है x, पुत्री की उम्र कितनी है y, तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब कितना होगा x माइनस 7, पुत्री भी कितनी हो जाएगी y माइनस 7, और कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे कितनी गुने था, 7 गुने थे, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो मतलब इसकी पुत्री की आयु का वो कितने गुना था, 7 गुना था। तो सॉल्व करिए, तो x माइनस 7 इक्वल टू ये हो गया 7y माइनस 7 जा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 49 हो जाएगा, तो माइनस 7 को लेफ्ट से राइट लेके जाइए, तो x कितना हो गया 7y माइनस 49 प्लस 7, तो सॉल्व करिए इसको, तो x कितना हो गया 7y माइनस 42। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, ये केस फर्स्ट था हमारे पास जो हमारे इसने कहा। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब जरा सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में वही बोल रहा है, उसको हम करते चलते हैं। तो आफ्ताब है x और पुत्री है y, 3 वर्ष बाद आफ्ताब कितने साल का हो जाएगा x प्लस 3 का, पुत्री भी हो जाएगी y प्लस 3 की। क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तुमसे किससे, लड़की से, अपनी बेटी से वो 3 गुनी आयु का रह जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 3 9 हो गया। अब देखिएगा इस 3 को हम लेफ्ट से राइट लेके जाइए, तो 3y प्लस 9 माइनस 3, तो कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास x इक्वल टू 3y प्लस 9 माइनस 3 कितना हो गया 6। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो गई 2। ये चीज क्लियर हो गई, ये समझ में आया। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन हमारे पास हो गई। अब इन 2 इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बना करके इनकी वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। अब जरा देखिएगा, फर्स्ट पार्ट में देखिएगा, पहले हम एक टेबल बनाएंगे, तो मैं टेबल यहां पर बना देता हूं, फिर आप इसको ग्राफ ही हम बना लेंगे, इसका ग्राफ ही नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट केस हमारे पास कहां है, देखिएगा x इक्वल टू 7y माइनस 42, तो इसका टेबल बना लेते हैं पहले। तो ध्यान रखिएगा इसमें हम ये एज का क्वेश्चन, उम्र का प्रश्न है, तो उम्र के प्रश्न में उम्र हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। ओके, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, ये वेरिएबल टर्म है। अब आप ठीक है ना, दोनों चर राशि हमारे पास है, x और y दोनों वेरिएबल टर्म हमारे पास आ गए। x इक्वल टू कितना है, इस पे फोकस करिएगा, x कितना है, x इक्वल टू 7y माइनस 42, इसके लिए हम टेबल बना रहे हैं, फर्स्ट केस के लिए टेबल बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि x इक्वल टू 7y माइनस 42 हम है, तो x की वैल्यू, हम y की वैल्यू क्या रखें यहाँ पर कि x की वैल्यू जो पॉजिटिव आ जाए, मिनिमम वैल्यू y की क्या रखें जिससे कि x की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। देखो अगर हम y इक्वल टू 1 रखते हैं तो 7 माइनस 42 हो जाएगा, तो ये होगा y की वैल्यू रखेंगे तो 7 मुझे 7 साथ ही 7 में से 42 को सेपरेट करेंगे तो कितना हो गया, माइनस का 35 हो जाएगा, जो कि नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, और हमें कितना चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू जो y की हम यहाँ पर रखेंगे वो हम रखेंगे क्या, 6। जब y की वैल्यू हम 6 रखेंगे तो कितना होगा, 7 6 या 42, और यहाँ पर ठीक है नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा y इक्वल टू 6 रखा तो कितना हो गया हमारे पास, तो ये x हमारे पास हो जाएगा 7 इंटू 6 माइनस 42, तो कितना हो गया 7 6 या 42, 7 42 माइनस 42 कितना हो गया 0। तो y x की वैल्यू कितनी है हमारे पास आ गई, 0 हमारे पास आ गई। क्लियर, ऐसे ही अब इस बार रखिएगा y इक्वल टू 7 रखिए, ओके 7 रखिएगा। तो देखिए आफ्ताब है, x कौन है, आफ्ताब है, 0 साल का तो हो नहीं सकता, तो बड़ी वैल्यू रख लेते हैं, 7 के जाए हम रख लेते हैं इसमें 8 रख लेते हैं, दोनों का डिफरेंस लेके चल देते हैं, तो x कितना हो जाएगा तब, तो 7 इंटू 8 माइनस 42, तो 7 8 जा कितना हो गया 56 माइनस 42 कितना आ गया 14। तो x की वैल्यू जो हमारे पास y 7 था, तो ये कितना था x हो जाएगा हमारे पास 14। अब हम y इसके लिए रख लेते हैं 10, ओके, तो x कितना हो गया 7 इंटू 10 माइनस 42, कितना होगा 7 10 जा 70 माइनस 42, कितना हो गया घटा करके, जब इसको सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर रख लीजिएगा इसको, हमने y की वैल्यू क्या रखी यहाँ पर 10, तो ये हमारे पास कितना आ गया 20। ऐसे ही अब नेक्स्ट वैल्यू रख लीजिए, ऐसे y इक्वल टू 12 रख लीजिए, तो हमारे पास x कितना आ गया 7 इंटू 12 माइनस ये कितना हो गया 12 7 जा 84 माइनस 42 कितना आ गया 42, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 42, ठीक है ना। तो ऐसे ही सब लगभग 4-5 वैल्यू निकाल लीजिए। अगर ऐसे हम रख लेते हैं y इक्वल टू 14 रख लेते हैं, तो x कितना हो गया, तो 7 इंटू 14 माइनस 42, तो ये हो गया प्लस 98 माइनस 42 कितना हो गया 8 माइनस 2 6 9 माइनस 4 5। तो हमारे पास ये रखने पर 14 रखने पर कितना आ गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 56। ये चीज क्लियर हो गई, ये फर्स्ट टेबल हमने बना दी, ये फर्स्ट के लिए, ठीक है ना। अब हमारे पास है, इसके लिए हम टेबल बनाएंगे सेकंड वाले के लिए, जरा देखिएगा इसको, मैं इसको थोड़ा रब कर लेता हूँ। अगर केस सेकंड के टेबल बना रहे हैं, तो केस फर्स्ट के लिए टेबल थी, केस सेकंड के टेबल बना लीजिए इस रंग से,
ऐसे इसमें 5 वैल्यू निकाल लीजिए। ये केस सेकंड के लिए टेबल थी, ये केस फर्स्ट के लिए टेबल थी। अब हम केस सेकंड के लिए टेबल बना रहे हैं। जरा देखिएगा, ये केस फर्स्ट की टेबल थी, ये केस सेकंड की टेबल थी। अब इसमें देखिएगा एक्स स्क्वायर कितना है 3y + 6। देखो इसमें कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव भी आएगी, नेगेटिव तो आएगी नहीं। तो y स्क्वायर भी हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, देखिएगा y स्क्वायर 1 रखने पर तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो x स्क्वायर 3 × 1 + 6 कितना हो गया, 3 1 जा 3 + 6 हो गया हमारे पास 9। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। ओके, अब जरा बढ़ा के चलिएगा, दोनों का डिफरेंस लेके चलिएगा। ऐसे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 2 रखने पर कितना हो गया, x स्क्वायर 3 × 2 + 6 कितना होगा, 6 + 6 12 हो गया। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है नहीं। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे हम, जरा बढ़ा के रख लेते हैं, 1 के बजाय हम फिर डबल रख लेते हैं, कितना, चलो छोड़ो इसे रख लेते हैं, ये हो गया 12। अब हम नेक्स्ट वैल्यू लिखते हैं y स्क्वायर 4 रख लीजिए। तो 4 जो हमने रखा तो कितना आया, देखिएगा y स्क्वायर 4 पर तो ये हो गया 3 × 4 + 6, 3 4 जा 12 + 6 कितना आ गया 18। ऐसे ही y स्क्वायर 6 रख लीजिए, तो x कितना 3 × 6 + 6 कितना हो गया 18 + 6 24। ऐसी से वैल्यू पुटअप कर लीजिए, कितनी वैल्यू निकाली हमने इसमें 1 2 3 4 5, ऐसे इसमें 5 आप भी निकाल लीजिए। तो y = 1, अब इसमें रख लेते हैं हम इसको 2 पे कितना आया भाई, 2 पे जब y = 2 रखा हमने तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। जब हमने y = 4 रखा तो हमारे पास कितना आ गया, ये 18 आ गया। जब हमने इसमें y = 6 रखा तो कितनी वैल्यू आ गई 24 आ गई। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट वैल्यू रख लेते हैं हम इसमें 8 रख लीजिए। ओके, जब हम 8 रखेंगे y = 8 तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखिएगा तो x = 3 × 8 + 6 कितना हो गया 24 + 6 कितना आ गया 30 हो गया। तो हमारे पास ये वैल्यू हमने निकाल ली। तो हम टेबल बना ली। अब हम टेबल बनाने के बाद हमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब देखिएगा ग्राफ बना करके हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम ग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा कैसे हम ग्राफ बना रहे हैं। जैसे मैंने कहा ये एज का क्वेश्चन है तो उसमें हम सब वैल्यू पॉजिटिव होगी, माने आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, प्रथम चतुर्थांश के अंदर ही सारी वैल्यू आएगी क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव। तो ये हमारे पास ये हो गया x, ये हमारे पास हो गया y हो गया। ओके, ये हमारे पास इसका ओरिजिन हो गया मूल बिंदु, और ये हमारे पास x' और ये हो गया हमारे पास y' हो गया। ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं दोनों टेबल का। देखिएगा तो इसमें जो एक्सेस की तरफ जो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है ये है 0 14 28 42 56 या 9 12 18 24 30 का हम 6 का डिफरेंस लेके चल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू कितनी 56, मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0, तो हम इसका 6 का डिफरेंस लेके चल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 6 यहाँ पर हो गया, ये हमारे पास हो गया 12, ये हमारे पास हो गया 18, यहाँ पर एकदम से 24, ये हमारे पास हो गया 30, ये हमारे पास हो गया 36। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं आगे क्योंकि ये है इसकी वैल्यू बड़ी है, y की वैल्यू थोड़ा कम है 36। ये हम ले लेते हैं यहाँ पर 42, ये हम ले लेते हैं आगे 48, है ना, और लास्ट कितना हमारे पास ये हो गया और ये हो गया 54 हो गया। ओके, इतना ले लेते हैं, 56 आगे आ जाएगा कोई बात नहीं, हम देख लेंगे इसको। अब देखिए y की वैल्यू क्या हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास है देखिएगा 1 2 6 8 14 तक है, मतलब अगर हम इसमें डिफरेंस लेके चले दो का तो हो जाएगा काम हमारे पास। तो यहाँ से हम इसको y का डिफरेंस ले रहे हैं, तो y का हो गया यहाँ पर 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4, ये हो गया हमारे पास 6, ये हो गया हमारे पास 8, ये हमारे पास 10, ये हमारे पास 12, ये हमारे पास 14। ओके, और मैक्सिमम ले लिया हमने 16। क्लियर होगी। अब इसमें जरा देख लेते हैं, अब जरा इसको जो कह रहा है उस ढंग से हम टेबल को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा इसमें देखिएगा जब y की वैल्यू 6 थी तो x की वैल्यू कितनी थी 0, तो y की वैल्यू कहां पर है, ये है, ये 6 पे है, और x की वैल्यू क्या है पर 0 है। नेक्स्ट देखिए y की वैल्यू क्या है 7, जो कि बीच में होगी 6 और 7 के बीच में, तो x की वैल्यू कितना है 14, 14 कहां होगा, ये इसके बीच आसपास यहां पर होगा, ठीक है नहीं। इसको फिर मिला लीजिए आप, देखिए पहले तो ये होगा, नेक्स्ट वैल्यू है 7, 7 को इधर से डॉट डॉट करके मिला लीजिए, और 14 को इधर से मिला लीजिए इसके ऊपर। ये पॉइंट हमारा कंसीडर हो रहा है, ये क्या पॉइंट शो कर रहा है, ये पॉइंट शो कर रहा है 14 और 7 को। नेक्स्ट देखिएगा जब आपके पास है 10, तो 10 है, y की वैल्यू जब 10 है तो x कितना है 28, 28 कहां पर होगा, ये आपके पास यहां पर होना चाहिए 24 और 30 के बीच में। तो देख लीजिएगा इसमें, तो इधर से इसको ऊपर की तरफ मिला लीजिए,
और यहां से मिला लीजिए y की वैल्यू कितनी है 10, तो ये मिला लीजिए। ओके, नेक्स्ट आपके पास y की वैल्यू कितनी है 12, जो कि ये है, इसको मिला लीजिए आगे की तरफ। और ये कितना है x की वैल्यू 42 को मिला लीजिए, देखिएगा ये मैं इस ढंग से मिला रहा हूं, आप डॉटेड से कर मिला सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कितना हमारे पास, जब y की वैल्यू 14 है तो 56 हमारे पास आ गया, तो आउट ऑफ हो गया। चलो उसको देख लेंगे, छोड़ देंगे इसको, छोड़ दीजिए। अब जस्ट पे आ जाइए, ये टेबल हमारे पास बन गई। अब इसको जो मिलाया हमने, इसको ग्राफ बना, इसका वो बना लीजिए। इनको जितना पॉइंट है इनको आप ज्वाइन कर लीजिए, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं तो ढंग से कर रहा हूं, आप स्किल से यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बन गया, ये आगे की तरफ चले जाएगा एकदम से। ओके, अब नेक्स्ट टेबल क्या है जरा इसको देखिएगा। ये टेबल क्या कर रहा है, y की वैल्यू जब 1 है हमारे पास तो x की वैल्यू कितनी है 9, तो y की वैल्यू 1 है तो कुछ यहां पर बनेगा। ओके, और x की वैल्यू कितनी है 9 होगी, इसके अबाउट बनेगा, तो उसको मिला लीजिए ऐसे। तो इधर से इसको मिला लेंगे तो पॉइंट हमारे पास कहां बनेगा, कुछ यहां पर बनेगा। नेक्स्ट y की वैल्यू जब 2 है तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो 12 कहां है, इसको मिला लीजिए। तो ये पॉइंट कहां पर कंसीडर कर रहा है, ये वाला, ठीक। नेक्स्ट देखिए, जब y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू कितनी है 18, y की वैल्यू जब 4 है इसको ढंग से बढ़ा लीजिए, और x की वैल्यू कितनी हो गई 18, ये पॉइंट हमारा मिल रहा है। इसी ढंग से जब y की वैल्यू 6 है तो आपके पास कितना है x 24 कहां है, ये रहा। तो मतलब इसको आप जब आगे मिला लेंगे तो ये पॉइंट कुछ ढंग से मिलेगा यहां पर। ऐसे ही जब y की वैल्यू आप 6 ले रहे हैं, 24 तो हो गया, y की वैल्यू कितनी है 8, तो कितना हो गया 30। y की वैल्यू 8 है, कहां पर है देखिएगा, ये ढंग से, और इसकी वैल्यू कितनी है 30, ये ढंग से ये मिल रहा है। ठीक है, अब इनको क्या करिएगा, इनको ज्वाइन करिएगा। देखो, इनको जब ज्वाइन करेंगे आप तो देखिएगा ये ढंग से मिलेगा। जिस क्लियर हो रही है, देखिए मैं इसके हाथ से बना रहा हूं, तो अगर आप इसको जब इसको उससे मिलाएंगे, इसको मिला लीजिए रंग से, तो ये कुछ एक रंग से जाना चाहिए, यहां पर जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए। मैं तो सीधा वैसे रंग से खींच रहा हूं, आप सीधा जाना चाहिए इसको। तो यहां पर जो मिलेगा, यहां पर न जाकर वो इस पॉइंट पे मिलेगा। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, जिसको टच कर दोनों क्रॉस कर रहे हैं, वो ये वाला पॉइंट है आपके पास। कौन सा, ये है पॉइंट, एक्स की वैल्यू यहां पर है 42 और वाई की वैल्यू है 12। तो यहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं तो हाथ से बना रहा हूं, आप इसको स्केल से बनाइएगा तो आपका एक पूरा आंसर सही आ जाएगा। तो दोनों लाइन जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कौन सी, 42 और 12। 42 कौन सी, एक्स एक्स पे चली गई डिस्टेंस से, और वाई 12 क्या है, वाई एक्स पे चली गई डिस्टेंस से। तो हमारे पास यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 42 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 12। एक्स ये कौन था, ये हमारे पास था आफताब, और ये कौन था हमारे पास, ये उसकी लड़की थी, पुत्री थी। ठीक है नहीं, तो इसी को ध्यान रखिएगा। इस ढंग से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बिना कुछ कैलकुलेशन, तो बिना दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, खाली हम ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं और उसके हिसाब से इसको बना लेते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपका। एक दो बार और प्रैक्टिस करेंगे यार, एक दो बार और देखेंगे इसको, और तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है नहीं, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, जो हमने अभी ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में देखिएगा कुछ हमारे पास इक्वेशन से बन रही थी। तो ऐसी इक्वेशन जहां पर दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो वो जो पॉइंट जहां पर दोनों एक दूसरे को कट करती हैं, तो वो जो पॉइंट होता है वो क्या बताता है, वो सॉल्यूशन बताता है दोनों इक्वेशन का। ओके, जैसे भी हमने इसमें निकाला था x = 42 निकाला था, और y = निकाला था हमने 12। तो ये x और = 42 और y = 12 जो हमने वैल्यू फाइंड करी, ये दोनों किसकी वैल्यू है, दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो ये है। ओके, तो जितनी बार ये इंटरसेक्ट करेंगी रेखाएं, दोनों लाइन से जितनी बार एक को काटेंगी उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे, इसी ध्यान रखिएगा। अगर एक बार कट कर रही है, जैसे यहाँ पर कट किया, एक बार कट कर रही है तो उसका एक सॉल्यूशन होगा। अगर दो बार कट कर रही है तो उसके दो सॉल्यूशन होंगे। अगर आपको सैकड़ों बार कट कर रही है तो क्या होगा, कट कर रही है, टच कर रही है, तो क्या होगा, उसके उतने सॉल्यूशन होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन ये है, ये AB है, और इसके ऊपर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूं, ये CD। तो मैं आपसे पूछूं AB और CD जो दोनों लाइंस हैं, वो एक दूसरे को कितनी बार टच कर रही हैं, एक दूसरे को कितनी बार कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आप गिन नहीं सकते। तो ऐसे केस में जब दोनों इक्वेशन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएं, तो उसको हम कहते हैं संपाती रेखाएं कहते हैं। और ऐसी रेखाओं के जो सॉल्यूशन होंगे वो अनेक होते हैं, अपरिमित होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं।
ये चीज क्लियर होगी। ये संपाती रेखाएं हो गई, ये हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। लेकिन कुछ रेखाएं इस ढंग से भी बनती हैं, जैसे एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, इसका नाम दे देते हैं हम AB और इसका नाम दे देते हैं CD। तो दोनों एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही हैं, एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही हैं। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कट ही नहीं करती, टच ही नहीं करती हैं, उनको हम कहते हैं क्या? उस रेखाएं, उनको हम कहते हैं समांतर रेखाएं कहते हैं। और इस रेखा को क्या कहते हैं? जिसमें एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, उसको हम कहते हैं संपाती रेखाएं। और ये रेखाएं क्या कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? ये कहलाएगी आपके पास जिसमें एक दूसरे को कट करता है, ये कहलाएगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने अभी कहा, जितनी बार कट करेगी उतने इसके सॉल्यूशन होंगे। ये चीज क्लियर है? अब मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं जिसमें हम बिना ग्राफ बनाए खाली इक्वेशन को देख करके हम ये फाइंड कर पाए कि इनसे जो ग्राफ बनेगा उसकी रेखाएं जो होंगी, लाइंस जो होंगी, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी या संपाती रेखाएं बनेंगी या समांतर रेखाएं बनेंगी। जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, और काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में इससे इक्वेशन बनता ही बनता है। जरा देखिएगा वो इक्वेशन क्या है। मान लिया जाए हमारे पास ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक लाइन हमारे पास ये हो गई। दूसरी लाइन हमारे पास ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह एक आइडियल इक्वेशन है, एक आदर्श इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है नहीं? जिसमें a1 क्या है? x का कोफिशिएंट है, गुणांक है, और b1 क्या है? y का कोफिशिएंट है, c1 तो आपको कांस्टेंट है ही। ऐसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? a2, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है? b2। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर x का गुणांक है, कोफिशिएंट है a1, यहाँ पर गुणांक क्या है? a2। यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट क्या है? b1, यहाँ पर क्या है? b2 है। अगर और यहाँ पर c1 c2 का ही कांस्टेंट टर्म, ठीक है नहीं? अब हमें क्या निकालना है? इनके रेशियो से हमने एक रिलेशन निकालना है। ध्यान दीजिएगा, केस फर्स्ट, इससे हमने 3 रिलेशन निकलेंगे हमारे पास। केस फर्स्ट कब? जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 ना हो। ये तीनों क्या है? इन दोनों का, तीनों का जो रेशियो इक्वल ना हो, तो वहां पर जो लाइंस बनेगी, वहां पर जो रेखाएं बनेंगी, वो कैसी बनेंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। और एक सॉल्यूशन, एक बार कट होकर करेंगे एक दूसरे को, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास, एक सॉल्यूशन होगा, माने एक इसका हल होगा, एक ही इसका आंसर होगा, ठीक है ना? सॉल्यूशन कह लीजिए या इसका एक इसका आंसर निकलेगा। एक्स और वाई की जो वैल्यू निकलेगी वो एक ही निकलेगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास है कि a1 अपॉन a2 ये b1 अपॉन b2 के तो इक्वल होगा, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो। मान a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो ऐसे केस में जो रेखाएं बनेंगी वो कैसी रेखाएं बनेंगी? वो बनेंगी आपके पास समांतर रेखाएं बनेंगी। और क्योंकि समांतर रेखाएं बनेंगी, एक दूसरे को टच करेंगे ही नहीं, तो इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना? कोई आंसर नहीं होगा, आंसर लेस हो जाएगा। ये ऐसे केस में कोई आंसर नहीं मिलेगा। केस थर्ड हमारे पास है। केस थर्ड में क्या है हमारे पास कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तीनों रेशियो इक्वल हैं। तो ऐसे केस में जो रेखाएं बनेंगी वो कैसे बनेगी? जो रेखाएं बनेंगी वो बनेंगी संपाती रेखाएं, ओवरलैप्ड जो रेखाएं बनेगी। और क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना? तो कितने सॉल्यूशन होंगे इस पे? ये हो जाएंगे इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन, माने अनंत हल, अपरिमित हल कह सकते हैं इसको। कितने? अपरिमित हल। ये चीज क्लियर होगी? आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार 3 नंबर के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन की पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन अगर बड़ा आ गया तो 3 नंबर के लिए, और छोटा क्वेश्चन आ गया तो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है कि आपको ऐसे इक्वेशन दे देंगे और फाइंड करेंगे, पूछा जाएगा कि फाइंड करिए कि ये रेखाएं किस प्रकार की रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं, या फिर आपको दे दिए कि समांतर रेखाएं हैं और इसमें k का वैल्यू फाइंड करिएगा, ठीक है ना? क्लियर हो गया? इसके अलावा इसमें एक और चीज पूछी जा सकती है कि जो रेखाएं आपको दे दी, इसमें बोल दिया कि इसमें इनके जो सॉल्यूशन होगा, जो रेखाएं होंगी वो किस रंग की रेखाएं होंगी, किस रंग का सॉल्यूशन होगा, संगत समीकरण बनेंगी या असंगत होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। माने जो आपको पेयर दे रखा है, समीकरणों का जो इक्वेशन का जो पेयर दे रखा है, युग्म दे रखा है, आपको जुड़ा दे रखा है, वो कैसी है? संगत है अथवा असंगत है। तो संगत का मतलब क्या हो गया? संगत का मतलब जिसमें आपके पास सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन किससे मिल रहा है आपको? एक प्रतिच्छेदी रेखा में सॉल्यूशन मिल रहा है और संपाती रेखा में सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है ना? तो ये दोनों रेखाएं कैसी बनेंगी? संगत समीकरण युग्म बनेंगे, ठीक है ना? तो क्या होगा? ये संगत समीकरण युग्म कौन बनेगा आपके पास? कौन से? ये प्रतिच्छेदी रेखाएं वाला, और दूसरा कौन सा? संपाती वाला,
और असंगत कौन होगा? तो असंगत हमारे पास ये है जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, असंगत वाला। तो कौन बनेगा? समांतर रेखाएं वाला। ये क्या बन जाएगा? असंगत बन जाएगा। अब जो हमने इसको पढ़ा है इसमें एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको ये चीजें और क्लियर कर लेता हूँ। ये ध्यान रखिए टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद भी कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने है, ये एग्जाम्पल्स के माध्यम से जो हमने टेबल बनाई थी इसको जरा वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखिएगा क्या ये जो समीकरण है ये जो हमने कंडीशन पढ़ी इनको वेरीफाई करती है या नहीं। तो देखिएगा पहले हमारे पास है ये क्या है 5x माइनस 4y प्लस 8। तो इसकी हम तुलना करेंगे, जो हमारे पास है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। यहां से इसके कंपेयर करिए, तुलना करिए a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे हम इससे तो क्या मिलेगा हमें? ध्यान दीजिएगा, जब तुलना करेंगे आप तो हमारे पास मिल गया a1 कितना मिल गया? ये 5 मिल गया। b1 कितना मिल गया? आपके पास माइनस का 4 मिल गया। और c1 कितना मिल गया? 8 मिल गया। इसी ढंग से सेकंड इक्वेशन क्या है इसकी? सेकंड इक्वेशन हमारे पास 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसकी कंपेयर करिए, तुलना करिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या करेंगे हम? तुलना करिए, तुलना करेंगे तो हमें क्या मिल गया? a2 कितना मिल गया? 7, b2 कितना मिल गया? 6 और c2 कितना मिल गया? माइनस का 9। साइन भी ध्यान रखिएगा। अब हमने क्या निकालना है इसका? a1 अपॉन a2 चेक करेंगे। तो a1 अपॉन a2 कितना है? a1 हमारे पास है 5, a2 कितना है? 7। फिर b1 अपॉन b2 निकालिए। b1 कितना है हमारे पास? माइनस का 4, b2 कितना है? 6। ओके, फिर c1 अपॉन c2 देखिए, c1 कितना है? 8 और ये कितना हो गया? माइनस का 9। तो देखिएगा क्या इनमें 5/7 और माइनस 4/6 और ये 8/माइनस का 9 क्या तीनों इक्वल है? किसी किसमें तीनों बराबर नहीं है। ठीक है ना, ये तीनों बराबर नहीं है। क्योंकि ये तीनों बराबर नहीं है तो ये कौन सी कंडीशन आ गई? a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। तो कौन सी रेखाएं बन गई? ये बन गई आपके पास प्रतिच्छेदी रेखाएं। जो हम ग्राफ बनाएंगे इन दोनों से इक्वेशन से, तो उसमें जो ग्राफ बनेगा वहां पर जो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो कितनी, वो क्या करेंगे? लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। और सॉल्यूशन कितना मिलेगा इसका? केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा, माने एक इसका हल होगा। ये चीज क्लियर हो गई। तो रेखाओं की पहचान हम कर सकते हैं इसके माध्यम से, इनके गुणांकों के अनुपात के माध्यम से। ये चीज क्लियर होगी। अब जरा सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा इसी ढंग से बिल्कुल सेम ऐसी हम तुलना करेंगे a1x b1y से और सीधा हम निकाल लेंगे इसमें वैल्यू, रेशियो निकाल लेंगे और रेशियो के बाद हम ये देख लेंगे कि भाई किसको सेटिस्फाई करता है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जरा देखिएगा 9x प्लस 3y प्लस 12। जब हम इसके कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इससे आप इसकी तुलना करिए। जब तुलना करेंगे तो क्या मिल गया? देखिए a1 कितना है? ये 9 हो गया। b1 कितना है? 3 हो गया। c1 कितना है? 12 हो गया। इसी ढंग से मैं जरा इसके करता हूँ इस वाले इक्वेशन की a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इससे क्या करिए, फिर इससे तुलना करेंगे आप। तो तुलना करने पर क्या मिल गया? देखो a2 कितना मिल गया? 18, b2 कितना मिल गया? 6 और c2 कितना मिल गया? 24। अब जरा इसको कंपेयर कर लीजिए आप a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 कितना है? 9/18। सॉल्व कर लीजिए, 9 1 9 और 9 2 18, 1/2। ओके, अब देखिए इस ढंग से b1 अपॉन b2 निकालिए। b1 अपॉन b2 कितना है? b1 हमने निकाला 3, b2 कितना है? 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो गया। इस ढंग से c1 अपॉन c2 निकालिए। c1 कितना है भाई? 12 और c2 कितना है? 24। तो ये हो गया कितना आ गया? 1/2 आ गया। इस ढंग से हम देख लीजिए a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। इन सब की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। देख रहे ना, ये सारी वैल्यू क्या आ गई? 1/2। तीनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। जब तीनों इक्वल हो गया तो रेखाएं कैसी होगी? ये होगी पैरेलल लाइन, माने समांतर रेखाएं बनेंगी इसमें। ठीक है ना, तो कौन सी रेखाएं बन गई? समांतर रेखाएं। और हल क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए कितना सोल्यूशन होगा इसका, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं, काट ही नहीं। जब काटेंगे, टच करेंगे तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा। तो यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब जब थर्ड केस देख लेते हैं इसी ढंग से। तो थर्ड केस में भी हम निकालेंगे, इस ढंग से तुलना करेंगे। तो देखिए उसमें क्या निकल के आता है। ठीक है, आई होप ये अब काफी कुछ समझ में आ गया होगा आपके पास। तो अब जरा इसकी तुलना कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। a1 की वैल्यू कितना है जरा निकालिएगा। a1 की वैल्यू है 6, b1 की वैल्यू कितनी है भाई? माइनस का 3, c1 की वैल्यू कितना है? 10 और a2 की वैल्यू कितनी है? ये है 2, b2 की वैल्यू कितनी है? -1 और c2 की वैल्यू कितनी है? 9। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए ढंग से। तो a1 अपॉन a2
कितना होगा 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आ गया 3/1। फिर b1 अपॉन b2 निकाल लो आप सब, तो -3/-1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया 3/1। अब c1 अपॉन c2 निकाल लो, तो 10/9, ये तो अलग हो गया। अतः इस ढंग से देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं हम कि a1 अपॉन a2 ये है बराबर b1 अपॉन b2, और ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। थर्ड केस हमारे पास आ गया। तो रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं हो जाएंगी संपाती। हमारे पास जो लाइन मिलेगी वो कैसी मिलेंगी, संपाती रेखाएं होंगी। और सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, अपरिमित होंगे, अपरिमित हल या अनेक हल, कोई गिनती नहीं है। आई होप ये समझ में आगे होगा आपको। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं और वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम इसके जो हमने पढ़ा है इन कंडीशन की एप्लीकेशन के साथ, और साथ में हम जानेंगे जो आपका सेकंड मेथड है इक्वेशन को सॉल्व करने का, एल्जेब्रिक मेथड, बीजगणितीय विधि, वो क्या है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।